नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में हम सिविल सेवा दिवस के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सभी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, उनके लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सेवा में प्रवेश करने के लिए प्रमुख रूप से आप लोगों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में सिविल सेवा में आधुनिक रूप में अगर हम योगदान की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रमुख रूप से योगदान माना जाता है। आज का दिन अगर सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो उसके कारण क्या है? भारत में सिविल सेवा का जो विकास है उसके संदर्भ में हम आज की बड़ी खबर में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। आज की बड़ी खबर को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है जो प्रारंभिक परीक्षा 2022 में भाग लेने वाले हैं। आपके पास प्रारंभिक परीक्षा में तैयारी के लिए अंतिम 40 दिन बचे हुए हैं। उस समय आपकी रणनीति क्या होगी, किस रूप में आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए जिससे आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो पाएं, इसके संदर्भ में चर्चा करने के लिए रोहित कुमार सर के द्वारा वर्कशॉप का संचालन किया जाएगा। यह वर्कशॉप 24 अप्रैल 2022 को सायंकाल 4 बजे आयोजित किया जाएगा। 1 घंटे के इस रोहित कुमार सर के वर्कशॉप के माध्यम से अंतिम 40 दिनों में सिविल सेवा में प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के लिए आपको किन प्रयासों को करना चाहिए, उनके संदर्भ में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। इसके संदर्भ में जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और इस वर्कशॉप में भाग लेकर आगामी 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। 21 अप्रैल को अगर भारत में सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इसका प्रमुख रूप से कारण क्या है? भारत के आजाद होने के पहले ब्रिटिश समय में जो भी सिविल सेवा भारत में काम कर रही थी उसका प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को एक तरह से लाभ पहुंचाना था। जनता के लाभ के लिए वह काम नहीं करती थी। आजादी के बाद सिविल सेवा को भारतीय लोगों के लाभ के लिए तैयार करने के लिए प्रमुख रूप से सरदार पटेल का योगदान माना जाता है। जिस तरह से रियासतों के एकीकरण के माध्यम से सरदार पटेल ने भारत में एकता स्थापित की थी, इसी प्रकार उन्होंने भारत में सिविल सेवा का एक मजबूत ढांचा बनाया और उन्हीं के शब्दों में भारत में सिविल सेवा का जो ढांचा है उसे उन्होंने स्टील फ्रेम का एक दर्जा दिया था। 21 अप्रैल 1947 को दिल्ली में मेटकाफ हाउस में भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं उनका जो पहला बैच था उसको संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं उनका लक्ष्य भारत में अब क्या होगा उसके संदर्भ में बहुत स्पष्ट बातें कही थी। अपने संबोधन में सरदार पटेल ने कहा था कि आपके पूर्ववर्तियों का पालन पोषण उन परंपराओं में हुआ था जिनमें उन्होंने लोगों के सामान्य भाग से खुद को अलग रखा था। अगर हम ब्रिटिश समय की सिविल सेवा की बात करें, अब भारत में आम लोगों को अपना मानना आपका कर्तव्य होगा। यानी सरदार पटेल के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि जो भी भारत में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं वह आम जनता को जब अपने साथ एक तरह से मिलाकर देखेंगे तभी वह उनके लाभ के लिए काम कर पाएंगे और जो उनकी समस्याएं हैं उनका सही रूप में समाधान कर पाएंगे। भारत में 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाने की जो परंपरा है वह 2006 से शुरू की गई और इसी वर्ष से लगातार 21 अप्रैल को भारत में सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस को मनाने की स्थिति प्रमुख रूप से लोक प्रशासन में जिन लोगों के द्वारा उत्कृष्ट काम किया जा रहा है सिविल सेवा में रहते हुए उनको प्रमुख रूप से पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों के जिले या संगठनों में असाधारण और अभिनव कार्यों को प्रमुख रूप से इसमें स्वीकार किया जाता है, उनको पहचान दी जाती है और पुरस्कृत करके आगे के लिए नवीन प्रकार के जो प्रयास हैं उनको एक तरह से प्रोत्साहित किया जाता है इन पुरस्कारों के माध्यम से। इन पुरस्कारों के लिए अलग अलग जिलों के अलग अलग योजनाओं में जो भी अधिकारी एक तरह से संलग्न है उनके संदर्भ में आवेदन किए जाते हैं और उनमें जांच करने के बाद अंतिम रूप में जो मंजूरी है उसके आधार पर पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्तमान में कुल रजिस्टर्ड जो जिले हैं जो इन पुरस्कारों में भाग ले रहे हैं वो 715 हैं, कुल जिले 738। कुल आवेदन जो प्राप्त हुए हैं इस पुरस्कार के लिए 3408, 2253 है उनके संदर्भ में आवेदन प्राप्त हुए हैं केंद्र सरकार को और अंतिम रूप में 2105 जो आवेदन है उनको एक तरह से जमा किया गया है। प्रमुख रूप से जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं वह सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं से संबंधित हैं, या एक जिला एक उत्पाद की बात करें, या अलग अलग प्रकार की जो सरकारी सेवाएं हैं बिना मानव हस्तक्षेप के लोगों को आसानी तक वहां तक पहुंच बन पाए, इसके लिए सिविल सेवा में किन लोगों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। या अगर हम खेलो इंडिया योजना की बात करें उसमें किस तरह से प्रयास हो रहे हैं, स्वनिधि योजना में किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं अलग अलग रूप में लाभ को पहुंचाने के लिए, और अंतिम रूप में इनोवेशन या नवोन्वेष किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है उसको इन पुरस्कारों के माध्यम से पुरस्कृत किया जाता है।
हम ध्यान रखें 2021 में प्रमुख रूप से जो पुरस्कार हैं उनके लिए सरकार के द्वारा कुछ विशेष काम करने के लिए अलग अलग जो योजनाएं हैं उनको लक्षित किया गया। यानी उन योजनाओं में अगर आप काम करते हैं उसके आधार पर आपको प्रधानमंत्री की तरफ से जो पुरस्कार दिया जाता है लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए, उससे सम्मानित किया जाएगा। अगर हम प्रमुख प्राथमिकता के 5 क्षेत्रों को देखें, पहला पोषण अभियान, जैसा अभी हमने चर्चा किया, तो पोषण अभियान में जन भागीदारी या लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आप किस रूप में प्रयास करते हैं, इसको सम्मानित किया जाता है। खेलो इंडिया योजना में इस पहल के माध्यम से खेल और कल्याण में उत्कृष्टता को आप कैसे बढ़ावा देते हैं। पीएम स्वनिधि योजना में डिजिटल भुगतान और सुशासन को आप कैसे बढ़ावा देते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना से किसी भी जिले में अलग अलग प्रकार से विकास की स्थितियां कैसे मजबूत की जा रही हैं। और अंतिम रूप में मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम करके सेवाओं को आप एक स्थल से दूसरे स्थल तक, यानी सरकार से जनता तक कैसे पहुंचा रहे हैं, उसके लिए जो भी काम है इनको प्रमुख रूप से उत्कृष्टता की श्रेणी में मानकर पुरस्कृत किया जाता है। भारत में सिविल सेवा के विकास की बात करें तो 1855 के पहले अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी निदेशक या डायरेक्टर होते थे उनके द्वारा एक तरह से अधिकारियों को नामित किया जाता था भारत में काम करने के लिए। प्रमुख रूप से इन निदेशकों के द्वारा अपने जान पहचान के या अपने परिवार के जो लोग हैं उनको सिविल सेवा में नामित किया जाता था भारत में काम करने के लिए। उद्देश्य ये था कि भारत में जाकर वो काम करें और धन एक तरह से कमाएं, वो चाहे कानूनी रूप में वेतन के रूप में हो या गैर कानूनी रूप में, दोनों तरीके से किस तरह से ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जा सके, यह सिविल सेवा के जो अधिकारी भारत में पहुंचते थे काम करने के लिए, अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की बात करें तो वह उनका प्रमुख उद्देश्य रहता था। इन अधिकारियों का जो प्रशिक्षण है वो लंदन के हैलीबेरी कॉलेज में होता था और फिर वो भारत में काम करने के लिए आते थे। लेकिन एक तरह से जो स्थितियां हैं वो भारत में काम करने के लिए कुछ अलग थी और सिविल सेवा में जो लोग काम कर रहे थे उनमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता थी। इसी आधार पर अगर हम देखें तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा ब्रिटिश संसद की चयन समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर भारत में जो सिविल सेवा है उसमें चयन किया जाए और उसके आधार पर एक तरह से नियुक्तियां की जाएं। लॉर्ड मैकाले के द्वारा यह अवधारणा 1854 में प्रस्तुत की गई और आगे चलकर सिविल सेवा आयोग की स्थापना लंदन में 1854 में कर दी गई और पहली जो प्रतियोगी परीक्षा है उसको 1855 में आयोजित किया गया। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा 1855 में शुरू की गई उसमें एक तरह से स्थितियां ऐसी रखी गई थी परीक्षा में जिससे कि भारतीयों का चयन अधिक ना हो पाए। वहां पर कम से कम आयु 18 और अधिकतम सीमा रखी गई 23 वर्ष। इसी के साथ साथ सिविल सेवा की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते थे वह ब्रिटिश एक तरह से इतिहास, ब्रिटिश राजनीति या ब्रिटिश अर्थव्यवस्था और ब्रिटिश भूगोल से, न कि भारत से। इस आधार पर भारतीयों का चयन वहां पर आसानी से हो पाएगा इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल नहीं थी। इसी के साथ साथ एक समस्या ये भी थी कि यह जो प्रतियोगी परीक्षा है उसको केवल लंदन में आयोजित किया जाता था। भारतीय जो योग्य भी थे उनके पास उतनी आर्थिक क्षमता नहीं थी कि वो लंदन में जाकर इस परीक्षा में भाग ले पाए। इन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जो इस परीक्षा में सफल हुए। आगे चलकर अगर हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थितियों में देखें, खासतौर से 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो सुधार है उसके बाद ही जो परीक्षा है सिविल सेवा के संदर्भ में उसका भारत में आयोजन किया जाने लगा। प्रमुख रूप से 1922 के बाद से आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस, इसकी परीक्षा भारत में आयोजित की जाने लगी। इस परीक्षा का पहले आयोजन इलाहाबाद में किया जाता था, बाद में इसे दिल्ली में कर दिया गया, कारण दिल्ली में संघीय लोक सेवा आयोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कर दी गई। हम ध्यान रखें सिविल सेवा परीक्षा में जो भी एक तरह से चयन हो रहा था वह केवल प्रशासनिक अधिकारियों का हो रहा था। अगर हम पुलिस सेवा की बात करें तो 1893 से जो भी एक तरह से पुलिस सेवा में अधिकारी जा रहे थे वो ब्रिटिश थे, वो भारतीयों के लिए एक तरह से खोला नहीं गया था। भारतीयों के लिए इंपीरियल पुलिस में जो प्रवेश है वो 1920 में खोला गया। आगे चलकर इस्लिंगटन और ली आयोग के द्वारा प्रमुख रूप से सिफारिश की गई कि जो पुलिस सेवा है उसमें भारतीयों को एक तरह से आगे बढ़ाया जाए और वर्तमान में जो स्थितियां हैं वो काफी धीमी हैं, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। आगे चलकर पुलिस सेवा में जब बड़ी संख्या में ब्रिटिश लोग उपलब्ध नहीं हो रहे थे काम करने के लिए, इस कारण से ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा और 1939 से भारतीय लोगों को भी भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति दी जाने लगी। हम ध्यान रखें भारतीय वन सेवा की स्थापना 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत की गई। भारत में अगर हम लोक सेवा आयोग की बात करें तो 5 मार्च 1919 को भारतीय संवैधानिक सुधारों पर भारत सरकार का जो पहला प्रेषण था
उसमें सेवा मामलों के नियमन के संदर्भ में एक स्थायी कार्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी कि इसकी आवश्यकता है, लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। आगे चलकर ली आयोग ने 1924 में अपनी रिपोर्ट में इसके संदर्भ में सिफारिश की कि यह एक तरह से लागू किया जाना चाहिए, जैसा भारत सरकार के अधिनियम 1919 में कहा गया था। इस तरह के आयोग की स्थापना होनी चाहिए बिना देरी के। और इस आधार पर आगे चलकर 1 अक्टूबर 1926 को भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसमें अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान रखें, यूनाइटेड किंगडम की गृह सिविल सेवा के जो सदस्य थे सर रॉस बार्कर, वह पहले इस आयोग के अध्यक्ष थे। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में सर रॉस बार्कर के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा चुका है और जो भी हम चर्चा करते आ रहे हैं उससे कभी न कभी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछे गए हैं। ब्रिटिश समय में अगर हम सिविल सेवा की बात करें तो वहां पर सिविल सेवा में जो काम था, यानी उसकी जो प्रकृति और जो वेतनमान था और नियुक्त करने वाला जो प्राधिकारी था, उसके आधार पर इसमें अनुबंधित और असंबद्ध सेवाएं एक तरह से शामिल थी, यानी 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया था। 1887 में एचिंसन आयोग ने एक नए पैटर्न पर सेवाओं के पुनर्गठन की सिफारिश की। एचिंसन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिविल सेवा को 3 समूहों में बांट दिया गया: इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ। इंपीरियल यानी ब्रिटिश सरकार में केंद्रीय स्तर पर काम करेगी, प्रांतीय यानी राज्यों के स्तर पर, अधीनस्थ यानी निचले स्थानीय स्तर पर काम करेगी। आगे चलकर भारत अधिनियम 1919 के द्वारा भारत के राज सचिव की अध्यक्षता वाली जो इंपीरियल सेवाएं, उनको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरी केंद्रीय सेवाएं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1937 को जब इसे लागू किया गया तो लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। ध्यान रखें, प्रारंभ में जब यह स्थापित किया गया था तो केवल पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो संघीय लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग में परिवर्तित कर दिया गया, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर संघीय लोक सेवा आयोग जो आजादी के समय काम कर रहा था, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अध्यक्ष और जो सदस्य थे उनको संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो इस रूप में आजादी के बाद भारत का संघ लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया। यह हमारी आज की बड़ी खबर थी जिसमें हमने सिविल सेवा दिवस के संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा करी। हम आशा करते हैं कि आप सभी अभ्यर्थी सिविल सेवा में चयन के माध्यम से आगामी वर्षों में सिविल सेवा दिवस को उत्साहपूर्वक मनाएं। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को सिविल सेवा दिवस की बधाई। धन्यवाद।